नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सरकार विनिवेश के नाम पर करीब 30 सरकारी कंपनियों को बेचना चाहती है ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके। वहीं निजीकरण का स्कूली नाम विनिवेश है, जिसके तहत बड़ी कंपनियों की इसकी भेंट चढ़ाया जा रहा है। इससे आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है। प्राइवेट सेक्टर के विस्तार से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इससे सरकारी कंपनी बेची जा रही है ताकि दूसरे भारतीयों को इन्हें चलाकर आत्मनिर्भर होने का मौका मिल सके। ऐसे में सरकार के नुमाइंदे अपनी बदजुबानी से भी बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ सरकार निजीकरण पर काम कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। जी हां, सरकार बीएसएनएल जैसी कंपनी को संकट से तो उबार नहीं पा रही, बल्कि उनके सांसद अनंत हेगड़े बीएसएनएल के कर्मचारियों को गद्दार जरूर करार दे रहे हैं और सभी को कंपनी से निकालने की बात तक कर रहे हैं। इसी विषय पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मेजर सर्जरी आदरू सरी बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े और विवादों का पुराना नाता है। हेगड़े अपने विवादित बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारियों को एंटी नेशनल बोल दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र के एक कार्यक्रम में हेगड़े ने बीएसएनएल के कर्मचारियों को गद्दार तक करार दे दिया और कहा कि बीएसएनएल देश पर धब्बा है, इसके कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। BSNL ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿಯವರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ BSNL ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದಿರಬಹುದು ಅಂತ. ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ ಬೈದಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀವು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು। दरअसल हेगड़े ने यह बयान 10 अगस्त को उत्तर कन्नड़ा के कुमटा में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था, जिसके बाद अब उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। चाहे प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की, चाहे केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं, जो निजी कंपनियां हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों ने, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे और बड़े बड़े पूंजीपति हों, उनको फायदा दिलाने की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार को है। देश के एक बड़े उपक्रम के तौर पर बीएसएनएल की पहचान है। बीएसएनएल ने देश के लिए जो काम किया है उसको इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और अनंत हेगड़े ऐसे विवादित बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में रहे हैं। पहले भी उन्होंने कई अवसरों पर अनाप शनाप बयान दिए हैं और इससे कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल की किरकिरी होती है। लेकिन यहाँ ये गौरतलब बात है कि जिस बीएसएनएल के कर्मचारियों को हेगड़े ने गद्दार कहा, उनमें से ही 77,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सरकारी स्कीम के तहत स्वैच्छिक वीआरएस का विकल्प चुना था ताकि बीएसएनएल को बचाया जा सके। हेगड़े शायद ये भूल भी गए कि बीएसएनएल को विशाल नेटवर्क के लिए जाना जाता है। मुंबई, दिल्ली को छोड़कर देश के हर दुर्गम और अलग थलग पड़े इलाकों में भी बीएसएनएल का नेटवर्क मिल जाता है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो या उत्तर पूर्व के राज्य। अनंत कुमार हेगड़े साहब ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए ट्रेटर शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्हें शायद इस शब्द का मतलब पता न हो या उन्होंने ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया है, लेकिन हेगड़े साहब शायद इसी बहाने प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन अगर करना है तो उसके अलग कारण परिणाम हो सकते हैं। आप प्राइवेटाइजेशन कीजिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की आड़ में आप कम से कम उन वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ की जो है कम से कम उनकी नाफरमानी मत कीजिए, उनको आप बेइज्जती मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि अनंत कुमार हेगड़े ने ऐसा बयान पहली बार दिया हो। इससे पहले भी उनके महात्मा गांधी पर दिए बयान पर काफी विवाद हुआ था। हेगड़े को इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि बीएसएनएल वही कंपनी है जो 2002 में मोबाइल सेवा के रूप में लॉन्च हुई और 1.5 से 2 साल में भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई।
लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसएनएल को बंद कर दिया जाए, कुछ इसके निजीकरण पर जोर दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि बीएसएनएल की आंतरिक चुनौतियों, सरकार के कड़े शिकंजे और काम में सरकारी दखलंदाजी की वजह से ही कंपनी की हालत आज बद से बदतर हो गई है। जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आज का हमारा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसएनएल को कहा गया है अनंत हेगड़े द्वारा, इसके द्वारा पहला सवाल ये है कि हेगड़े को बीएसएनएल कर्मचारियों पर टिप्पणी का अधिकार किसने दिया। सवाल नंबर दूसरा कि देश के दुर्गम इलाकों में बीएसएनएल की पहुंच है, फिर भी मदद की दरकार। सवाल नंबर तीसरा कि बीएसएनएल को बचाना जरूरी या फिर विवादित बयान देना जरूरी है। सवाल ये भी उठता है कि अनंत हेगड़े पर बीजेपी आला कमान क्या कार्रवाई करेगा। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं और हमारे मेहमान से आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंगनाथ रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर है ड्यू की। बहुत स्वागत है रंगनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश त्यागी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वनाथ चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के सदस्य, बहुत स्वागत है सर आपका भी प्रदीप जी। सबसे पहले मुकेश जी आपका ही रुख करते हैं। एक तो यहाँ पर आप कंपनी बचा नहीं पाए, निजीकरण की बात कर रहे हैं, कर्मचारी जो थे उन्होंने अपने आप ही बीएसएनएल को बचाने के लिए वीआरएस ले लिया और ऊपर से आपके सांसद ऐसा बयान देते हैं, शर्मनाक है ये। नहीं देखिए, अनंत कुमार हेगड़े जी ने जो बयान दिया है, किस संदर्भ में दिया है, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, किस अवस्था में दिया है, कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया थी, अभी इसके बारे में सिर्फ मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ ऐसी भाषा का उपयोग किया है जो शोचनीय है, और लेकिन इसके बारे में विस्तार से मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कारण रहा, किस वजह से कहा। सर कोई भी कारण रहा हो, ये शब्द जब कैसे कोई इस्तेमाल कर सकता है तो वो ही है, बता पाएंगे। सर ये बताइए, ये जो शब्द कहा है सिर्फ इतना ही काफी नहीं है? भारतीय जनता देविका जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक नीति का प्रश्न है, आपने देखा होगा रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट के पटल पर कहा है कि हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को जो है पूर्ण रूप से सशक्त करेंगे, एम्पावर करेंगे और उसको एक बहुत मजबूत टेलीकॉम कंपनी बनाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है। उसके लिए बहुत सारे पैसे का आवंटन भी किया गया है, उसकी ज़मीन को मोनेटाइजेशन करने का प्लान किया गया है, उसके लिए 4G सर्विसेज देने के लिए भी कटिबद्ध भारत सरकार है। तो भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें बीएसएनएल की जो छवि है वो धूमिल होती हो। अब अनंत, तभी मैं कह रहा हूं कि मेरी व्यवस्था ये है कि मुझे ये नहीं पता इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस लिए उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हम कटिबद्ध हैं कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को दोबारा से एक बहुत मजबूत टेलीकॉम कंपनी बनाएंगे। ये हालत नहीं होती। खैर लौटते हैं आपके पास, रुक करती हूँ मैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर रंगनाथ रवि भी और साथ ही प्रदीप जैन का रुख करती हूँ। सबसे पहले प्रदीप जैन आप बताइए, एक क्या स्थिति है फिलहाल मौजूदा यहाँ पर बीएसएनएल के कर्मचारियों की, बीएसएनएल की, और ये जो बयान आया है इसे आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मैडम जी सर। जो अनंत कुमार जी हेगड़े ने, जो एमपी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में जो बयान दिया है उसका बीएसएनएल की सभी यूनियन, सभी एसोसिएशन, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन भी करते हैं कि ऐसे सांसद के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाए। किसी के आप मानहानि को मान का हानि नहीं कर सकते, किसी के आपके स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचा सकते। रही बात कि बीएसएनएल के कर्मचारी अधिकारी, ये वो बीएसएनएल है जिसने इस देश के अंदर यानी पूरा बजट जो होता था उसका 17% रेवेन्यू ये कंपनी देती थी। ये बीएसएनएल की पोजीशन थी आज से 20 साल पहले। और धीरे धीरे करके सरकार का असहयोग रहा, सरकार ने कोई कोऑपरेट नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला। आप खुद सोच लीजिए, मोबाइल का लाइसेंस 97 में प्राइवेट ऑपरेटर को दे दिया, लेकिन बीएसएनएल खुद ही कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया। 2002 में जब बीएसएनएल का मोबाइल लॉन्च हुआ, आप खुद ने देखा होगा कि देश में पुलिस का इंतजाम करना पड़ा था, इसका सिम इस हिसाब से जनता में बिका था, क्योंकि बीएसएनएल का जनता में विश्वास है
था और अभी भी रहेगा। आज जो टैरिफ हम ले रहे हैं, जो हमारा उपभोक्ता जो टैरिफ में ले रहा है, आप विश्व में कहीं भी किसी भी देश में चल जाओ जहां प्राइवेट ऑपरेटर ही हैं और सरकार की व्यवस्था नहीं है, वह क्या टैरिफ है। आज इस देश में चाय महंगी मिलती है लेकिन डाटा सस्ता मिलता है। उसकी वजह बीएसएनएल है। हाँ। बीएसएनएल, हमारे माननीय मंत्री जी ने पार्लियामेंट में खुद ने कहा है कि देश के हित में, देश की रक्षा के हित में बीएसएनएल और एमटीएनएल का अस्तित्व जरूरी है। आपने पता होगा कैबिनेट, अभी जो मेरे से पहले वाले वक्ता बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में कैबिनेट ने निर्णय लिया कि बीएसएनएल का रिवाइवल होना आवश्यक है और उन्होंने उसके लिए एक पैकेज, एक चीज तैयार करी। 4 पॉइंट उसमें रखे कि यहां पर कर्मचारी अधिकारी की संख्या ज्यादा है, सैलरी बिल बहुत ज्यादा है, जिसको कम किया जाए, और एक वीआरएस स्कीम लॉन्च करी। उसका पैसा भारत सरकार ने आवंटित किया और 77,000 कर्मचारी एक साथ वीआरएस ले गए। अब जो शेष कर्मचारी बचे हैं उसके लिए 1 का बयान आपने कल सुनी लिया। लेकिन सरकार ने उसके साथ 3 वादे और किए थे। कैबिनेट में निर्णय लिया था कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यहाँ का लैंड मोनिटराइजेशन किया जाएगा फंड इकट्ठा करने के लिए, उस काम को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। और साथ ही साथ जो एक सवर्ण बॉन्ड जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, वो जारी किया जाएगा, उससे पैसा इकट्ठा किया जाएगा। यानी कि जो वादा किया वो तो पूरा किया नहीं। और हमारी ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। वादा जो किया वो तो पूरा किया नहीं, ऊपर से यहाँ पर जो कर्मचारी झेल रहे हैं वो वही जानते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्वेदी जी सर, यहाँ पर एक तो ये बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, दूसरी तरफ ये निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। बीएसएनएल ऐसी रीड जो सब जानते हैं, हर जगह उसका नेटवर्क है, आज क्या हालात हो गए हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? असल में जब 2G स्कैम चल रहा था तो यही भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश में गला फाड़ फाड़ के 1,70,000 करोड़ के घोटाले की बात कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी उसमें पर सर्किल 2 लाख करोड़ रुपए राशि उन्होंने आकलन किया कि पर सर्किल 2 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए था। जब 4G आवंटन हुआ रिलायंस को, तो उस वक्त पूरा रिलायंस को 10,000 करोड़ रुपए में पूरा 4G दे दिया गया। और स्वयं मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर हुए रिलायंस कंपनी के। तो प्रधानमंत्री के रूप में अगर एक प्राइवेट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री खुद होगा, तो बीएसएनएल की जो दुर्गति है वो तो होनी ही थी। उनको 6 साल पहले 4G दिया जा चुका है। बीएसएनएल के कर्मचारी आज भी 4G के लिए तड़प रहे हैं। और अनंत हेगड़े पे अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी तो बेचारे क्या जवाब देंगे। अनंत हेगड़े बदजबानी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर मोदी जी गला फाड़ फाड़ के ये चीज कहते हैं, हर सभा में कहते हैं कि गांधी हमारे राष्ट्र के नेता हैं, फ्रीडम मूवमेंट में उनका भारी योगदान रहा है, उन्हीं की वजह से मुझे आज़ादी मिली। गांधी के बारे में जब अनंत हेगड़े गाली देते हैं तो क्यों नहीं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। गांधी अगर इस देश के नेता थे, अगर गांधी के वजह से हमें आज़ादी मिली, गांधी के विजन की वजह से ये सार्वजनिक क्षेत्र खड़े हुए, तो मोदी जी को फौरन इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी की 2 मुही नीति है। कोई बिहार का आदमी बोल देगा कुछ गांधी के बारे में, क्योंकि जो आरएसएस के पाठशाला का मूल है उसमें लोकतंत्र नाम की संस्था का कोई वजूद नहीं। चलिए ठीक है, इसका जवाब लेंगे मुकेश जी से। और यहाँ पर डॉक्टर रंगनाथ आपके पास भी लौटूंगी और भी जवाब लेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो बीएसएनएल का क्या हाल है ये सब जानते हैं, और उसके बाद उस पर यहाँ पर नमक छिड़कने का जो काम किया है यहाँ पर सांसद ने, ये अलग बात है। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से और तमाम वादे भी किए गए कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद ये स्थितियां ना होती जिस पर आज हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ती। खैर आगे बढ़ते, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं रुक करती हूँ यहाँ पर रंगनाथ रवि जी का। रंगनाथ रवि जी, यहाँ पर इस तरह का बयान तो आना ये तो वैसे ही शर्मनाक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि स्थितियां कहां से कहां पहुंच चुकी हैं। फिर किस वजह से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम साथ मिलकर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? दीपाली जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हेगड़े साहब का बयान जो है वो बीएसएनएल के खिलाफ नहीं है, वो स्वयं उनके प्रधानमंत्री, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के भी खिलाफ है।
क्योंकि शायद वो भूल गए, या भाजपा प्रवक्ताओं को मैं पहले ही याद दिला दूं कि केबल लिंक जो है, जो जिसने कि चेन्नई को अंडमान निकोबार आइलैंड से जोड़ा था, उस परियोजना का उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने बीएसएनएल कर्मचारियों की बहुत तारीफ की थी। तो या तो वो तारीफ के काबिल है या गद्दार है। सवाल क्या है कि यहाँ पर आपको समझना होगा, आप किसी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करते हैं, करिए, अपने अपने आपके पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, आपकी पॉलिसीज है, लेकिन जिस तरह से आप सरकारी कर्मचारियों को गद्दार कहना शुरू कर रहे हैं, कल आप शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, शिक्षक आपके लिए गद्दार हो जाएंगे। परसों आप पीएसयूज का जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बैंक वाले आपके लिए गद्दार हो जाएंगे। ओएनजीसी का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ओएनजीसी वाले गद्दार हो जाएंगे। ताजा उदाहरण दे रहा हूं, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो तो गद्दार उनको आप कह ही रहे हैं। भाई साहब, सब अभी जो भारत मिशन है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है और देश के लिए अपनी जान दी है तो वो सरकारी कर्मचारी है। आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिसको कह रहे हैं, आज वंदे भारत मिशन को कौन लीड कर रहा है? एयर इंडिया लीड कर रहा है। देश में जब साइक्लोन आता है, देश में जब विपदा आती है, आपदा आती है, कौन वहां पर दूरसंचार दूसरे देश के दूसरे हिस्सों को जोड़ता है उस जगह से? वो है बीएसएनएल। हेगड़े साहब नॉर्थ ईस्ट या तो गए नहीं है या गए हैं तो इस बात से अनजान है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहां जीना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। वहां पर उस दौर में जाकर के न सिर्फ रेल वहां पर कनेक्शन बिछाना, बल्कि उसको दूसरे सुचारू रूप से चलाना, ये जो काम किया है बीएसएनएल ने, इसके लिए उसकी तारीफ ना करिए, कम से कम उसको बेइज्जत तो मत करिए। एक और याद दिला देना चाहता हूं, आज ये इनका सरकारी टर्म आ गया विनिवेश बेचने के लिए। इन सरकारी गद्दारों ने, आपके हिसाब से ये जो सरकारी गद्दार है ना साहब, याद कीजिए, इन सरकारी गद्दारों ने इस देश के लिए 3 लाख ट्रिलियन डॉलर जोड़ा है, जिसे बेचकर आप अपना खजाना बढ़ेंगे। वित्त मंत्री का जाके वो नोटिफिकेशन देखिए मंत्रालय का, जिसमें उन्होंने लक्ष्य रखा है कि सरकारी कंपनियों को बेचकर हम 3 ट्रिलियन डॉलर जो है उसको कमाएंगे। ये इन गद्दारों ने किया है। इनके प्रति आप सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमान मत करिए। ठीक है मुकेश जी। जी मुकेश जी दीजिए जवाब, बहुत सारे सवाल एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, आप बताइए, आप है जवाब आपके पास? नहीं देखिए, नहीं मेरे पास जवाब है और बहुत अच्छा जवाब है। अनंत कुमार हेगड़े जी के बयान को लेकर के आप बीएसएनएल की छवि को धूमिल करना चाहें तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अपरिपक्व स्टेटमेंट होगा। उन्होंने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा, मैंने उसके बारे में मैं सफाई इसलिए नहीं दे सकता कि मुझे पूरी घटनाक्रम के बारे में मालूम नहीं है हुआ क्या। लेकिन जहाँ तक बीएसएनएल और एमटीएनएल का सवाल है, वो हमारे भारत के उपक्रम है। देखिए 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई और उससे 96 में जो है एमटीएनएल आई। एमटीएनएल को सिर्फ मुंबई, दिल्ली और उनके एनसीआर दिए गए। बीएसएनएल को पूरे देश में, उन्होंने आर्मी में अगर कोई एंट्री है तो बीएसएनएल की है। आर्मी वाले कहते हैं कि हमको अगर डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल रखने हैं तो सिर्फ हम बीएसएनएल पर ही कॉन्फिडेंस है उनको। तो अगर आप देखिए कि हमारे पास बीएसएनएल, लेकिन दुख इस बात का है कि 74% ऑफ द सैलरी ऑफ बीएसएनएल एम्प्लॉयज गो ओनली फॉर द सैलरी डिसबर्समेंट, जहां की वही 10% सैलरी निजी कंपनियों में जाती है, प्राइवेट कंपनीज में जाती हैं। तो एफिशिएंसी के पैरामीटर में बहुत डिफरेंस है, तभी बहुत पोर्टेबिलिटी हुई, जियो में चले गए। आज उसका मार्केट शेयर 10.23% रह गया है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही कम मार्केट शेयर है, जबकि पूरी टेली डेंसिटी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। मैं इनके क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उनकी ऐसी कुछ पॉलिसीज बनी यूपीए के दौरान, ऐसा उसको दोहन किया गया कि उनकी क्षमताओं के ऊपर डायरेक्टली असर किया गया। ये साहब सैलरी पर बहुत बातें कर रहे हैं दीपाली जी। कल को शिक्षा के निजीकरण के लिए भी इनके पास यही दलील होगी कि कॉलेज में शिक्षकों और प्रोफेसरों को ज्यादा सैलरी जाती है। क्या चाहते हैं आप भाई साहब कि बीएसएनएल का कर्मचारी जो है वो बंधुआ मजदूर होकर काम करे? मैं सैलरी का आधार नहीं कह रहा हूं। आपने समय से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दीपाली जी का सबसे पहला अधिकार है बीएसएनएल का। आपने बीएसएनएल को 4G का अधिकार नहीं दिया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो नहीं चलेगा ना जी। कैसे? अरे नहीं तो ये आमदनी अठन्नी पे लाया किसने? ठीक है, लेकिन एक मिनट विश्वनाथ जी, तब सुनिए
अरे मुकेश जी भारत सरकार ने बीआरएस की स्कीम अनाउंस करी, उसमें पहले आपके 1,86,000 एम्प्लॉय थे, 50 से 60 साल तक के लेकर के 125% जो है वो कॉम्पनसेशन बीआरएस में दिया कि नहीं दिया सरकार ने? मुझे बताइए क्यों दिया सर बीआरएस के आवश्यक? मैं एक सवाल का जवाब आपसे मांग रहा हूँ, मुझे उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे बताइए बीआरएस सरकार ने किया कि नहीं किया? 125% कॉम्पनसेशन सरकार ने किया कि नहीं किया? 30,000 करोड़ लैंड को मोनेटाइज किया कि नहीं किया? 15,000 करोड़ भारत सरकार ने एमटीएनएल बीएसएनएल को दिया कि नहीं दिया? कहां से ये पैसा आ रहा है? यूपीए ने क्या किया मुझे जरा बताइए। यूपीए ने तो उनको डिमांड किया है। आप सरकार ने जितना आप तो 1,70,000 करोड़ का घोटाला बता के आए थे, मोदी जी ने लोगों पे आपने कार्रवाई की। मोदी जी ने 2,70,000 करोड़ का घोटाला बता के आए थे, आपने क्या लोगों पर कार्रवाई की? नहीं, आप 1,70,000 करोड़ का घोटाला बता के आए थे, क्या लोगों पे आपने कार्रवाई? कहीं से कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। आलोचना करिए, आप बिल्कुल करिए। आपने कामों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि बीएसएनएल प्राइवेट, अरे आप पहले सुनना ही नहीं पसंद करते हैं तो बीएसएनएल मरेगी नहीं। आप बिल्कुल मतलब बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनिए, के पैर पड़े हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो एयरलाइन हो, जहां मुकेश अंबानी आज सारा कुछ आप मुकेश अंबानी को सौंपना चाहते हैं। आपको डिसइन्वेस्टमेंट को नहीं डालना पड़ेगी सरकार ने, कोई डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लाई कि बीएसएनएल एमटीएनएल के बारे में और डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। हमारे ऊपर सरकार का बहुत दबाव था कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने और रविशंकर प्रसाद ने कहा नहीं, हम इसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और आने वाले दिवसों में देखेंगे कि किस तरह से एमटीएनएल और बीएसएनएल हिंदुस्तान की सबसे मजबूत कंपनी बन जाती है। हर चीज भविष्य पे मत छोड़िए। दिक्कत ये है कि हर चीज भविष्य पे छोड़ी जा रही है। मौजूदा स्थिति पर क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? यही हो रहा है, यही सुनने को मिलता है। आगे आने वाले दिखेंगे सब मजबूत हो जाए। अरे अभी की बात करिए ना, आगे का किसने देखा है? क्या रुकिए, आप हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, मुझे ब्रेक लेना है एक छोटा सा और लौटते फौरन। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे अब मैं रुक करती हूँ यहाँ पर प्रदीप जैन का। प्रदीप जैन, ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन खास तौर से अगर बीएसएनएल की बात करें, जिस तरीके से मुकेश जी बोल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में देखिएगा बहुत कुछ सुधर जाएगा बीएसएनएल एमटीएनएल, क्या लगता है ये ऐसी स्थिति हो पाएगी? मैडम, ऐसा है कि यदि सरकार सच्चे मन से चाहे और पूरा सहयोग करे, क्योंकि हमारी कंपनी का मालिक कौन है? सरकार। पर यदि मालिक ही किसी कंपनी को डुबोना चाहे तो वो संस्थान सर्वाइव नहीं कर सकता। इन लोगों ने हमारे यूनियन एसोसिएशन को पहले ही इस बात की बू आ चुकी थी कि ये लोग जो कैबिनेट में निर्णय लिया है कि यहाँ 28 से 70 यहाँ 70-80 हजार कर्मचारी कम कर दो और उसके बाद 4G स्पेक्ट्रम दे देंगे, आपको सॉवरेन बॉन्ड जारी कर देंगे। ये सब बातें सिर्फ इसलिए लुभाव, एक कहते ना जो चुनावी लुभावना था और कुछ नहीं था। इनको इस कंपनी को बंद करना जैसा हमको एहसास हो रहा है। और यदि सरकार हेल्प नहीं करेगी, आज आप देखो प्रधानमंत्री जी ने अभी अंडमान से, चेन्नई से अंडमान का वो डाला FTTH, तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया, बढ़ाई करी। रविशंकर प्रसाद जी एक बार नहीं सैकड़ों बार पार्लियामेंट में बीएसएनएल कर्मचारी अधिकारियों की बढ़ाई कर चुके। आप देखो कि पूरे गांव में जो नेटवर्क डाला OFC का, किसने डाला? बीएसएनएल डाला। बीएसएनएल सरकार से इस OFC को डालने का काफी पैसा मांगता है, जो आज तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम तो रिलीज नहीं करता। हमसे दुनिया भर के लाइसेंस फीस उन्होंने ले ली, आज तक वापस नहीं करी। यानी कहने का मतलब यह है, सरकार की मंशा यदि ठीक हो, जैसा वो बोलते हैं, जैसे उनका कथनी है, करनी भी वैसी हो, तो बीएसएनएल सर्वाइव कर सकता है। बीएसएनएल इन प्राइवेट ऑपरेटर को टक्कर दे सकता है और बीएसएनएल इस हमारे सम्मान्य उपभोक्ताओं को सस्ती सेवा दे सकता है। और एक बात मैं और कहूंगा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो बार बार ये बोलते हैं कि हेगड़े जी ने किस संदर्भ में यह बात कही कि बीएसएनएल कर्मचारी अधिकारी गद्दार हैं, मैं कहता हूं किसी भी संदर्भ में कही हो, आपको यहां बस ना करनी चाहिए
कि कम से कम जो कहा है वो गलत कहा है, किसी संदर्भ में कहे, लेकिन बस ना करनी चाहिए। आज हमको देशद्रोही करार दिया है, तो ये बेजा कर्मचारी अधिकारी इतना आक्रोशित है, इतना आंदोलित है कि कल 1 से 2 बजे लंच आवर्स में पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा और 11 से लेकर 1 बजे तक ट्विटर कैंपेन की जाएगी, और फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो हमें और भी कदम उठाने पड़ेंगे। मुकेश जी आप देंगे जवाब? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही बात है, किसी भी सही बात है, किसी भी संदर्भ में कहा हो, ये किसी भी संदर्भ में बयान दिया हो, लेकिन ये तो है ही ना शर्मा। मुकेश जी इसका कोई खंडन भी नहीं कर रहे हैं और ना ही आप इसे आप मान रहे हैं, आप बस बोल रहे हैं हमें जानकारी नहीं है। खंडन तो करना चाहिए। नहीं मैम, मुकेश जी। दीपाली जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, जो आप, हाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हेगड़े साहब ने किया है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है और ना करना चाहिए। लेकिन ये तो अनुशासनात्मक समिति जो भारतीय जनता पार्टी की है उसका संज्ञान लेगी और उसके हिसाब अब जो उचित कार्यवाही होगी वो भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो इसका संज्ञान लेकर के उसके ऊपर उचित कार्यवाही करेगी। आपको ये अभी 2 दिन तो हुए हैं कुल मिलाकर के, उसके बाद उनसे उनका नहीं वो बोल चुके हैं, वो ठीक है, तो उनके ऊपर उन पर कार्यवाही। देखिए ऐसा है कि अगर आप अपनी छवि धूमिल करना चाहें, लेकिन वो बीजेपी के चुने हुए नेता हैं, उनके वो बीजेपी के एमपी हैं, तो वो अपने उसमें व्यक्तिगत क्षेत्र। एक मिनट मुकेश जी, आप बहुत देर से ये बोल रहे हैं अपनी धूमिल, देखिए हर आदमी क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बीजेपी सुनिए मैं दीपाली जी ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी का आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। आप किसी व्यक्तिगत सांसद के वक्तव्य को बीजेपी का आधिकारिक वक्तव्य नहीं कह सकते, और ना बीजेपी इस पे चीड़ा कर सकती है। सांसद वो कोई नहीं वो क्या बीजेपी के किसी भी आदमी ने उनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया? दीपाली जी जरा मुझे बताइए। नहीं किया तो कम से कम यहाँ पर कार्रवाई करते। अरे सर सपोर्ट कौन कह रहा है सपोर्ट करे, लेकिन एक सांसद। ठीक है दीपाली जी, मैं कुछ कहना चाहूँ। क्या कार्रवाई देखिए, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि डिसिप्लिनरी कमेटी उसका संज्ञान ले रही है और उसके ऊपर उचित कार्यक्रम होगा, आपके सामने जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप कहें कि मैं टेलीविजन के ऊपर लेकर के मैं उन पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, मेरे क्षेत्र अधिकार के अंदर नहीं है, वो मेरा क्षेत्र अधिकार है। लेकिन आप ये तो मानेंगे मुकेश जी कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अच्छा ये तो कह सकते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ये तो आपके अधिकार में है कि नहीं है? देखिए दीपाली जी, एक मिनट डॉक्टर रघुनाथ, एक सेकंड जरा इनसे जवाब ले लूं, आती हूँ सर मैं। मुकेश जी आप ये बताइए, क्या माफी करना चाहिए? देखिए अगर मैं उनके वक्तव्य को मतलब आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप ये चीज नहीं मानेंगे। नहीं सर, मैं डिबेट की दिशा को नहीं परिवर्तित कर रहे, बात ये है कि यहाँ पर जो बीएसएनएल मैं नहीं सही मान रहा, मैं बिल्कुल सही नहीं मान रहा, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या मुकेश जी आज यहाँ पर क्या मुकेश जी अपनी कैपेसिटी में यहाँ बीएसएनएल के हेगड़े जी के बयान को कंडेम करेंगे? भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार ट्वीट किया है। देखिए मैं ऐसा है कि ये अभी उनसे बात करके जो भी प्रतिक्रिया होगी वो आपके पास आधिकारिक रूप से आएगी। मेरे पास अभी कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं इस पे क्या प्रतिक्रिया दूं। और ये वाली बात इंटरनल कमेटी में डिस्कशन होगा। मैं किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने के लिए एक्चुअली क्या नहीं सुनिए, देखिए ऐसा आपके राहुल गांधी जी बहुत से वक्तव्य देते रहते हैं। आपके राहुल गांधी हमारे नरेंद्र मोदी जी को विशेषण उपयोग करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहते रहते हैं, चौकीदार कहते रहते हैं। आप करिए खंडन, आप अंग्रेजों के साथ रहे हैं, आप अंग्रेजों के साथ रहे हैं, 42 के आंदोलन का आपने बहिष्कार किया। आप कहिए राहुल गांधी गैर जिम्मेदार आदमी, बोलिए मुस्लिम लीग आप बोलिए राहुल गांधी गैर जिम्मेदार आदमी है। राष्ट्रपिता गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पे आपने क्या कार्रवाई की? खून की दलाली आप बोलिए, सोनिया गांधी गलत बोल रही है, आप बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अरे आप अपने नेताओं को संरक्षण देते रहते हैं और आपके अपने नेताओं को संरक्षण देते हैं। किस आधार पर देते हैं? करिए खंडन। मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं कि मैं हेगड़े जी को प्रतिक्रिया दूं। उन्होंने क्या कहा
आप अंग्रेजों के साथ नहीं रहे, आपसे कह रहा हूं, आप मुस्लिम लीग के साथ नहीं रहे कि गांधी तो जब हेगड़े ने पिछली बार टिप्पणी की थी राष्ट्र में गांधी, तो आपने क्या कार्रवाई की? मेरे आप टीवी पे भ्रम फैलाने आते हैं, वो बोलिए, आप टीवी पे सिर्फ अपने लफाजी बातों से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को भ्रम में डालना चाहती है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट मुकेश जी, मेरा अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आप तो ये बोलेंगे नहीं भाई साहब, अपना ठीक है मुकेश जी, एक सेकंड अब आप उसके बारे में तो बोलेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं अब जब तक आप पूरी बात नहीं सुने। लेकिन चलिए मेरी बात बताइए, आपने बोला कि आप बहुत जल्दी बीएसएनएल अच्छा हो जाएगा आगे चल के, जब रनिंग पोजीशन में था, रनिंग पोजीशन में आपको बीएसएनएल मिला था तो ये हालत होगी। 2G स्कैम की आपने बात की थी, कितने लोगों को जेल भेजा, कितनी रिकवरी हुई, ये बता दीजिए जरा। दीपाली जी, मैं 30 सेकंड मुझे दीजिए बिना किसी अवरोध के, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले साल जो है पार्लियामेंट के पटल पर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि एमटीएनएल और बीएसएनएल का विलय होगा, और इसके अलावा कभी आज तक डिसइन्वेस्टमेंट की बात एनडीए सरकार ने नहीं करी है, जबकि कर सकती थी, लेकिन उनका इरादा ये नहीं है। वो भारत सरकार में आर्मी को दूर दराज एरिया में, अंडमान निकोबार में, अभी कल ही इन्होंने बहुत लंबी 2500 लंबी सबसी लाइन डाली है, वो बहुत इनके प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। मोदी जी ने भी प्रशंसा की है इनकी, तो इनके सारे काम प्रशंसनीय हमने देख लिया। एक सेकंड बस, मुझे 10 सेकंड और बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए जरा एक मिनट। देखिए, हमने देखा एयरलाइन इंडस्ट्री में, अगर आज एयर इंडिया नहीं हो, जिस तरह से एयरलाइन इंडस्ट्री की हालत है, तो भारत के अंदर इस प्रकार के उपक्रम की आवश्यकता है। ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। दूसरा, आप देखिए कि 2 बार टेंडर हो चुके हैं 4G के लिए, अब वो टेंडर कैंसिल हो गए, तो इसमें भारत सरकार की क्या गलती है? कोई तकनीकी कारण की वजह से 2 टेंडर कैंसिल हो गए। जियो को देने के लिए 2014 में आप आवंटित कर सकते हैं, 2014 में आप जियो को देने के लिए 4G का आप आवंटित कर सकते हैं। बीएसएनएल के लिए इतना समय क्या? डॉक्टर रंगनाथ, अभी देखिए 5G आने वाला। मुझे सुनिए मुकेश जी, मैं काफी समय से आपको सुन रहा था, बिना इंटरेस्ट किए हुए मुझे सुनिएगा। एक मिनट डॉक्टर रंगनाथ, एक सेकंड, जरा कुछ बोल रहे हैं। टेंडर कैंसिल की बात बोलूंगा मैं, एक जी बोलिए, एक मिनट बोलूंगा मैं। जी बोलिए। टेंडर जो कैंसिल हुआ है, टेंडर जो कैंसिल हुआ है, इनको पता है क्या मुकेश जी क्यों हुआ है? कि उसमें जो शर्त लगा दी कि चाइनीज कंपनी का इक्विपमेंट हमको नहीं लेना, इसलिए ये टेंडर हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि इससे हमारी रक्षा को खतरा है। जबकि सारे प्राइवेट ऑपरेटर, चाहे आपका रिलायंस जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, सारे चाइनीज इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं। वहां पर खतरा नहीं है देश की सुरक्षा को, लेकिन बीएसएनएल काम में लेगा तो खतरा है। ठीक है डॉक्टर रंगनाथ, समझ में नहीं आता आपकी समस्या क्या है एक्चुअली। दीपाली जी, मैं दिखाने का दांत, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है प्रदीप, पार्टियों के इस घोलम घेल में जो सरकारी कर्मचारी की मौत होती है, और जो भारतीय सरकारी चीजों की जो विनिवेश का एक टर्म दिया गया है, उस पर मैं बात करूंगा। ये क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी? अगर बीजेपी को इतना ही चीजों को मजबूत करना था, तो जिस स्थिति में उनको 2014 में चीजें मिली थी, वहां से लेकर अभी तक चीजें सुधरनी चाहिए। 14 में हमारे पास कितने बैंक थे, अब कितने बैंक हैं? 14 में बैंकों पर कितना कर्ज था, अब कितना कर्ज है? आप ये जानती हैं, आरबीआई के पास ये रिपोर्ट है, सरकार के पास ये रिपोर्ट है कि केवल 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफॉल्टर हैं। उसको सरकार नहीं पकड़ेगी, लेकिन इनको दिक्कत किससे है? कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से। भाई, सरकारी कर्मचारी 10 से 4 काम करता है, उसके लिए एक नियत सैलरी डिफाइन है, वही सैलरी वो लेता है। कौन सा आपसे उसके लिए वो एक्स्ट्रा सैलरी लेता है? आप कह रहे हैं आप 4G का स्पेक्ट्रम पिछले 6 सालों में उसको दे नहीं सके। आप कह रहे हैं अरे चाइनीज एग्रेशन का मामला तो अभी का है ना भाई, चाइनीज का मामला तो अभी का है कि सारी चाइनीज टेंडर कैंसिल हो रहे हैं। पिछले 6 सालों में आप कहां सोए थे? कल को बैंक आप मर्ज कर रहे हैं, बैंक कह रहे हैं कि जिस उसको भी कह देंगे आप सैलरी ज्यादा ले रहे हैं। भाई साहब, जब आपके मकान का आपका मकान मालिक ही मकान को तोड़ने में लगा हो, तो किराएदार क्या करेगा? ये बेचारे कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। इनका क्या काम है? इनके बीवी बच्चे नहीं है क्या? इनके आप ऐसे बयान दे रहे हैं, इनसे जाकर पूछिए कि किस स्थिति में सरकारी कर्मचारी काम करता है। आप सरकारी कर्मचारी से जनगणना का काम लेते हैं, आप सरकारी कर्मचारी से पोलियो ड्रॉप का काम लेते हैं, आप सारे प्राइम टाइम के जो स्लॉट हैं वो इंडिगो को बुक कर देते हैं, फिर कह रहे हैं आपकी एयर इंडिया घाटे में कैसे जा रही है? आपको ये सवाल पूछते हुए शर्म आनी चाहिए।
भाई सरकारी कर्मचारी जितना काम करता है, इस कोरोना के समय में कौन सा हॉस्पिटल काम में आया? कहाँ गई मेदांता फोर्टिस की चैन? ये सरकारी कर्मचारी जो फ्रंटलाइन वॉरियर गांव में जो सदर अस्पताल का जो चिकित्सक है वो किस तरह से लड़ रहा है? वो बिना पीपीई किट के लड़ रहा था। वो देशभक्त है और आपसे, आपकी पार्टी से और हम सबसे बड़ा देशभक्त है। बीएसएनएल का कर्मचारी देशभक्त है। आपको सरकारी कर्मचारी को देशभक्त कहने से पहले 6 बार सोचना पड़ता है क्या कि हेगड़े साहब ने किस संदर्भ में बयान दिया होगा, क्या सोचा होगा? अरे सीधा कंडेम करिए, कोई भी आदमी हो, कहिए कि हाँ हेगड़े साहब ने गलत बयान दिया। अरे आप प्रवक्ता हैं, पार्टी की लाइन होगी, पार्टी देगी। विश्वनाथ आप जी, पार्टी की क्या लाइन क्या है उसको तो जस्टिफाई करिए। डॉक्टर रंगनाथ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर जिस तरीके से मुकेश जी बोल रहे हैं कि मैं जब बयान सुनूंगा उसके बाद ही कुछ बोल पाऊंगा, क्या ये एक अरे बयान तो आपने 4 बार सुनाया, बयान तो आपने 4 बार सुना दिया ना दीपाली जी। भारतीय जनता पार्टी का दो मुहा चेहरा है ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लाइन जो है वो आरएसएस से तय होती है, आरएसएस का मूल एजेंडा है। एक आदमी कुछ बोल देगा, जनता में पोलराइजेशन करेगा, और पोलराइजेशन करने के बाद वो ये गोल गोल जलेबी बना देंगे। प्रवक्ता कोई इन पे कार्रवाई नहीं होगी। अब बीएसएनएल के कर्मचारियों को उन्होंने कह दिया गद्दार है। अरे भाई, फ्रीडम मूवमेंट में उनके पुरखे लड़े हैं आज़ादी के लिए। आपके पुरखे और भारतीय जनता पार्टी के जो वंशावली है पूरी, वो मुस्लिम लीग के साथ रही है, अंग्रेजों के साथ रही है। और बीएसएनएल का कर्मचारी राष्ट्रभक्त रहा है। अरे उनके ये वंशज हैं और उनके बारे में आपको गद्दार शर्म आनी चाहिए। मोदी जी को तुरंत जिस दिन गांधी पे सुनिए नहीं सुनिए एक मिनट, गांधी जी पे जिस दिन बयान दिया था, राष्ट्रपिता है गांधी जी, मोदी जी हर जगह अपने प्रवचन में बोलते हैं ये कि राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता पे जिस दिन अलूल चलूल बातें इस अनंत हेगड़े ने की थी, उस दिन उसे पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखाना चाहिए था। आप में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि आप दोगले हैं। आप जनता को गुमराह करते हैं। और सारी प्राइवेट कंपनी, सारे जितने सार्वजनिक क्षेत्र हैं जिनमें हमारे पुरखों का पैसा लगा हुआ है, हमारा पैसा लगा हुआ है, वो औने पौने दाम से आप पूंजीपतियों को बेच देना चाहते हैं। आपका केवल सिंगल एजेंडा है, 14 के बाद सिर्फ बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ पर मुकेश जी जो हालत हुई है बीएसएनएल की, इसके लिए कौन है? एक बात मैं बोलूंगा जी, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए प्रदीप जी। मैं कहूंगा कि जैसे मुकेश जी, हाँ मैं कह रहा था कि आज ये कर्मचारियों को जो गद्दार कहा है, मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ ये कर्मचारी जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने बीएसएनएल की सेवाओं को सुधार करने के लिए हमने मतलब सर्विस विद स्माइल, डिलाइट मंथ, डिलाइट ईयर और बीएसएनएल डोर टू डोर, ऐसे कार्यक्रम हमारे कर्मचारी अधिकारी यूनियनों ने मैनेजमेंट को दिए हैं और मैनेजमेंट ने हमारा को सहयोग देके और इनको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन केवल हम सेवाएं कैसे सुधार सकते हैं मैडम, जब हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं होगा जी। जब इक्विपमेंट नहीं, आप कहते हैं कि लड़ाई लड़ो, कंपटीशन करो, प्राइवेट ऑपरेटर को फंसाड़ो, लेकिन आपको हथियार नहीं मिलेंगे। आप, हमारे पास ड्रॉप वायर नहीं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, हमारे पास केबल नहीं, हमारे पास टावर नहीं, इक्विपमेंट नहीं, और लड़ाई लड़ो, कैसे लड़ेंगे और कैसे बीएसएनएल को बचाएंगे? बताइए। हम डोर टू डोर सिम बेचते हैं, हम सिम बेचने जाते हैं, सिम चालू होती है, लेकिन इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास। कोई राजनीति नहीं हो रही, ये सीधे जुड़े हुए हैं यहाँ पर बीएसएनएल से। और यहाँ पर डॉक्टर रंगनाथ भी हैं, वो भी एक आम जनता की तरह आपके सामने बात रख रहे हैं। है मुकेश जी आपके पास जवाब? देखिए ऐसा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। दीपाली जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं बहुत आपसे उससे विनम्रता से, देखिए मैं आपको इसमें प्रतिक्रिया होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आधिकारिक रूप से, मैं अभी मेरे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, किसी भी शब्दावली, जो शब्दावली अच्छी नहीं है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति को बीएसएनएल जैसी सशक्त। मुकेश जी, ये जो प्रदीप जैन ने बात रखी है, इस पर आपका क्या जवाब है कि बीएसएनएल कैसे ऊपर आएगा, कैसे कंपटीशन में आएगा जब उनको वो सुविधा ही नहीं दी जाएगी? और क्या स्ट्रेटेजी है आपकी बीएसएनएल को उबारने के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसके पर मैंने आपसे यही कहा कि कोई इसका आज का इतिहास नहीं है, इतिहास इसका बहुत पुराना है। और जिस प्रकार से बीएसएनएल के अंदर एम्प्लॉयज़ और रेवेन्यू का जो प्रोपोर्शन है
वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है, स्क्यूड है। तो इसके अंदर लेकिन अगर आप इसके एसेट्स देखिए तो 2 लाख करोड़ के एसेट हैं। इन्होंने 5 लाख किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक डाला हुआ है देश के अंदर। इन्होंने अंडमान, कलकत्ता से लेके अंडमान तक की, अभी परसों ही कल ही शायद इन्होंने एक सबसी किया है। तो इनके जो इंट्रिंसिक पोटेंशियल्स हैं वो बहुत अनलिमिटेड हैं। ये किसी भी टेलीकॉम कंपनी को वर्ल्ड में बीट कर सकते हैं। इनके एम्प्लॉयज प्रोफेशनल हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि सरकार, अब ये देखिए खाली एनडीए की नीति नहीं है, ये तो यूपीए से चला आ रहा है। इन्होंने जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया, आज उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अब वीआरएस स्कीम हुई है, इसको लीनर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, इसको 20,000 करोड़ का सरकार ने। अब तो आपको 6 साल हो गए, हर बात में यूपीए पे क्यों पहुंच जाते हैं आप लोग? मुकेश जी, डिबेट 14 में नहीं हो रही है, 20 में हो रही है साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप ये देखिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अभी आप ये देखिए कि जैसे एजीआर का इशू है, उसमें वोडाफोन फंस गया। टेलीकॉम पॉलिसीज जो हैं वो इतनी रेवेन्यू शेयरिंग में जब से शिफ्ट किए हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी बहुत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर निकाला है, लेकिन बीएसएनएल इससे मुक्त है। आप उनके डेट का स्ट्रक्चर देखिए और बीएसएनएल का स्ट्रक्चर देखिए। तो मैं ये तो कह रहा हूं कि बीएसएनएल दौड़ में बहुत आगे निकल सकती है, लेकिन क्यों नहीं निकल रही, इसका कारण सिर्फ यही है कि हम लोग अपने जो मतलब मैं कह रहा हूं अपने क्रिटिसिज्म को अगर आप गले नहीं लगाएंगे तो आप कभी इवॉल्व नहीं हो सकते। तो मैं कह रहा हूं अपने पोटेंशियल को पहचानिए, मोदी जी आप जियो अपने के ब्रांड पोटेंशियल को एम्बेसडर पहचानिए, उसके लिए काम देखिए, करिए। उसका मूल और कारण मोदी है सरकार मोदी जी आपके जियो के साथ ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए 14 से 20 तक बीएसएनएल को केवल दफनाने का काम हुआ। ये आपकी गलत नहीं, जब आपकी व्यक्तिगत बोलते उन्हें 4G नहीं दिया गया। नहीं तो उस कंपनी को तरह तरह से उनके कर्मचारियों को, उनके अधिकारियों का उत्पीड़न किया गया। दिक्कत ये है कि बोलने नहीं दे रहे, आप ये सीधे इसको राजनीतिक इसको ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, इसको आप मोदी जी पे डाल रहे हैं। अरे भाई, भारत सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम इसको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, हम एमटीएन और बीएसएनएल को मिला रहे हैं, हम इनको 4G का लाइसेंस दे रहे हैं। चलिए, एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि अगर आप यहाँ पर उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, दिखेगा, ये भी सामने दिख जाएगा। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर सांसद अनंत हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। दूसरी बात, जो बीएसएनएल को उबारने के लिए जो रीस्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्या इस वादे को पूरा कर पाती है सरकार, ये वक्त जरूर बताएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।